गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जो मैंने आपके वो नोट्स भेजे थे उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले थे। किसके बारे में? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। पहले किसके बारे में? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी सेल प्रोकैरियोटिक है और कौन सी सेल यूकैरियोटिक है? तो ये आपको तभी पता चलेगा जब आपको पहले ये समझ आएगा। क्या समझ आएगा? किस न्यूक्लियस को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। किस न्यूक्लियस को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस? ये आपको पहले समझना है, तभी आपको समझ आएगा कि किस सेल को हम बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और किस सेल को हम बोल सकते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो अब किस न्यूक्लियस को हम बोलेंगे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। मैंने आपको पढ़ाया था न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था और हमने वहां पे ये पढ़ रखा है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास अपना मेम्ब्रेन होता है और उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास अपना मेम्ब्रेन होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के पास क्या होता है? अपना मेम्ब्रेन होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और अब एक सेल है आपके पास, दो सेल आपके पास। एक सेल के अंदर हमने देखा न्यूक्लियस और उस न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो उस न्यूक्लियस को बोलते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। किस न्यूक्लियस को बोलते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस? उस न्यूक्लियस को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। और दूसरी सेल क्या है? दूसरी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस देखा गया उस न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, उसको बोलते हैं नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो यहां पे बात आ गई कि किसको आप वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कहोगे और किसको आप वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं कहोगे। तो जिस न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा उसको हम बोलते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और जिस न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा उसको हम बोलते हैं नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो ये समझना आपको पहले। अब जिस सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, जिस सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, उसी सेल को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ये आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है यहां पे। किस सेल को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल? जिस सेल के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और जिस सेल के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा उसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो यहां पे आपको पता चल गया किस सेल को हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और किसको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल हम उसको बोलेंगे उस सेल को हम बोलेंगे जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। उसके बाद जब आप नोट्स बनाओगे फेयर कॉपी पे, आपको क्या करना है? आपको लाइन खींचनी है कॉपी में। एक साइड में आपको प्रोकैरियोटिक सेल लिखनी है, दूसरी साइड में आप लिखोगे यूकैरियोटिक सेल। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे आप प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर? कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसका साइज छोटा होता है, इसका साइज छोटा होता है। तीसरा क्या लिखोगे? कि इसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके अंदर कितने क्रोमोसोम होता है? एक क्रोमोसोम होता है। और उसके बाद क्या लिखोगे? कि इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो एब्सेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती है, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ना गोल्जी एपैरेटस होता है, ना लाइसोसोम होता है, ना राइबोसोम होता है। कोई सेल ऑर्गेनेलीज प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। और उसके बाद जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम होता है, इसके अंदर राइबोसोम होता है, मगर वो कौन सा वाला होता है? वो होता है 70S वाला। जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम होता है वो कौन सा वाला होता है? 70S वाला होता है। तो कितने पॉइंट्स आपको याद रखने प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर? 5। नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, स्मॉल इन साइज, कंटेन सिंगल क्रोमोसोम,
नो सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट एंड हैव राइबोसोम। कौन सा वाला राइबोसोम? 70S वाला। अब बात करेंगे यहां पे यूकेरियोटिक के बारे में, जो आपने इस साइड में लिखा होगा। इसमें पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि यूकेरियोटिक सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, पहला पॉइंट लिखोगे। दूसरा पॉइंट लिखोगे कि इसका साइज बड़ा होता है। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे कि इसके अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। चौथा पॉइंट क्या लिखोगे कि इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, वैक्यूल, प्लास्टिड, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स यूकेरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। मगर जो राइबोसोम यूकेरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है वो होता है 80S वाला। अब आगे ना डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक में कौन सा राइबोसोम होता है? 70S वाला, और यूकेरियोटिक में कौन सा राइबोसोम होता है? 80S वाला। तो इसमें भी 5 पॉइंट्स आ गए। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल। तो आपको ऐसे 5 पॉइंट्स लिखने जो इनके बीच में डिफरेंस है। तो यूकेरियोटिक सेल में कौन कौन से पॉइंट्स आ गए? इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ये लार्ज इन साइज होता है, इसके अंदर मैनी क्रोमोसोम्स होते हैं, इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है, और इसके अंदर जो राइबोसोम होता है वो कौन सा वाला होता है? 80S वाला होता है। अब इसमें से यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, किससे रिलेटेड? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। अब यहाँ पे आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि जब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब इसके न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो फिर इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो इसका न्यूक्लिक एसिड है, वो कहां पे प्रेजेंट होता है? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, और क्या होता है, या जिसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कहां पे न्यूक्लिक एसिड होता है? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कहां पे न्यूक्लिक एसिड होता है, या कहां पे जेनेटिक मटेरियल होता है? कहां पे होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर? क्या न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल? किसको बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड? वो आपको पता है, डीएनए और आरएनए को। डीएनए और आरएनए को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड, या क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल। अब आपको यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कहां पे न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, या कहां पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो वहां पे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक रीजन होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक रीजन होता है, एक जगह होती है जहां पे ये न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, जहां पे ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक रीजन होता है, एक जगह होती है जहां पे ये न्यूक्लिक एसिड, जहां पे ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो उस रीजन को क्या बोलते हैं? जहां पे ये प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलाइट। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलाइट। स्पेलिंग NUCLEOID, न्यूक्लियोलाइट। तो क्या होता है न्यूक्लियोलाइट? तो आपको बोला न्यूक्लियोलाइट क्या होता है? ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वो जगह होती है, वो रीजन होता है जहां पे इसका न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो ये था हमारा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकेरियोटिक सेल के बारे में। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे किनके बारे में? साइटोप्लाज्म के बारे में, या उससे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? सेल वॉल के बारे में। तो मैंने आपको कहा था कि जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसके बाद एक और कवरिंग होती है प्लांट सेल के अंदर, जिसको बोलते हैं सेल वॉल। मगर एनिमल सेल के अंदर जो आउटर कवरिंग होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होता है। मगर सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर एक और कवर होता है, जिसका नाम क्या है? सेल वॉल। और ये बहुत मजबूत होता है, ये रिजिड कवरिंग होती है, मजबूत कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग होती है। कौन? सेल वॉल। ये प्लांट को या प्लांट सेल को मजबूती देता है, स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है। कौन? सेल वॉल। क्योंकि ये बहुत मजबूत होता है। ये कवर किसका बना होता है? कुछ प्लांट्स के अंदर ये सेल वॉल बना होता है सेल्यूलोज का। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। मतलब कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जिनके अंदर सेल वॉल किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर ये बना होता है पैक्टिन का। किसका बना होता है? पैक्टिन का। कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका सेल वॉल बना होता है काइटिन का।
तो इसका मतलब सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज का भी बना हो सकता है, सेल वॉल जो है वो पैक्टिन का भी बना हो सकता है, और जो सेल वॉल है वो किसका बना हो सकता है, वो काइटिन का भी बना हो सकता है। किसका बना हो सकता है, काइटिन का भी बना हो सकता है। तो क्या करता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर एक आउटर कवरिंग होती है प्लांट सेल के अंदर, जो बहुत मजबूत होता है, और ये प्लांट को बाद में क्या देता है, मजबूती देता है। किसका बना होता है, या तो सेल्यूलोज का बना होता है, या तो काइटिन का बना होता है, या तो किसका बना होता है, पैक्टिन का बना होता है। यहां पे आपको एक टर्म याद रखनी है, यहां पे आपको एक टर्म याद रखनी है। टर्म का नाम क्या है, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस किसको बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। देखो जब आप प्लांट सेल को, या जब प्लांट सेल के अंदर पानी वाटर लॉस हो जाएगा, ये फॉर एग्जाम्पल प्लांट सेल है, जो हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, और ये हो गया सेल वॉल। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास प्लांट सेल। तो यहां पे आपको कैसे समझना है प्लाज्मोलाइसिस को, जब इस सेल से पानी लॉस हो जाएगा, इस सेल से पानी लॉस हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि यहां पे जो एनवायरमेंट है, यहां पे जो पानी वो कम है, सेल के अंदर पानी क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब ऑस्मोसिस हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस आपने पढ़ रखा है कि जब पानी का ट्रांसफर हो जाएगा उस जगह से जहां पे उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, उस जगह तक जहां पे उसकी कंसंट्रेशन कम है। मतलब सेल के अंदर पानी ज्यादा है, और जो सेल का बाहर वाला एनवायरमेंट है, ये वाला एनवायरमेंट, यहां पे पानी कम है, तो सेल से क्या हो जाएगा, पानी लॉस हो जाएगा। तो जब सेल से पानी लॉस हो जाएगा, ये सेल श्रिंक हो जाएगी, सुकड़ जाएगी। तो जब ये सुकड़ जाएगी तो कैसे आ जाएगी, फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम दिखाएंगे जब सेल सुकड़ गई। क्यों सेल सुकड़ गई, क्योंकि सेल के थ्रू, सेल के अंदर क्या हुआ, ऑस्मोसिस हुआ, मतलब सेल से क्या निकल आया, पानी बाहर आया, सेल से पानी बाहर निकल आया, या सेल ने क्या लॉस किया, पानी लॉस किया है। तो उसके बाद क्या होता है, ये सेल कंटेंट जो ये सेल वॉल ऐसे सिकुड़ जाएगी अंदर से। इसका मतलब सेल जो है वो सिकुड़ गई, अंदर से सिकुड़ गई। तो किससे दूर होगी, सेल वॉल से। यहां पे देखो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में कितनी गैप थी, थोड़ी सी थी, मगर यहां पे देखो क्योंकि सेल ने पानी को क्या कर दिया, लॉस कर दिया, ये श्रिंक हो गई, ये सिकुड़ गई। उसकी वजह से जो सेल है, जो सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो सेल वॉल से क्या हो गया, दूर हो गया। तो इसी को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब हुआ कि जब सेल के अंदर ऑस्मोसिस हो जाएगा, मतलब सेल से सेल क्या लॉस करेगी, पानी, मगर कौन सी सेल, प्लांट सेल। जब प्लांट सेल के अंदर ऑस्मोसिस हो जाएगा, मतलब जब प्लांट सेल लॉस करेगी वाटर, उसकी वजह से जो प्लांट सेल है वो अंदर से सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो जब वो सिकुड़ जाएगी, उसकी वजह से जो सेल है, या जो सेल जो है, या जो सेल मेम्ब्रेन है, वो इस सेल वॉल से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। आगे का मतलब दूर हो जाएगा। यहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल बहुत नजदीक थे, क्योंकि यहां पे तो सेल ने पानी को लॉस नहीं किया, मगर यहां पे जब सेल ने लॉस वाटर कर दिया, उसके बाद सेल जो है वो सिकुड़ गई। सिकुड़ होने की वजह से ये जो सेल है, ये सेल वॉल से क्या हो गई, दूर हो गई। उसी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, जो सेल ऑर्गेनेलिज है। किसको, आपको पता है सेल ऑर्गेनेलिज बहुत सारी है, कहां पे प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म में। सेल मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेलिज कहां पे प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म में। कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलिज आपको 9th स्टैंडर्ड तक पढ़नी है। पहले आपको पढ़ना है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बारे में, दूसरा आपको पढ़ना है गोल्जी एपैरेटस के बारे में, तीसरा आपको पढ़ना है लाइसोसोम के बारे में, चौथा आपको पढ़ना है राइबोसोम्स के बारे में, पांचवा आपको पढ़ना है प्लास्टिड्स के बारे में, छठा जो आपको पढ़ना है वो है वैक्यूल्स के बारे में, और उसके बाद आपको एक और पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो इन सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में आपको पढ़ना है, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।